बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी अब खुले फौजी तसादुम में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और इस कशीदगी का मरकज़ एक बार फिर आबनाए हरमुज़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 12 और 13 जुलाई की दरमियानी शब ईरान के खिलाफ नई और मरबूत फौजी कार्रवाइयां की गईं, जिनका बुनियादी मकसद ईरान की उन अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना था जिनके जरिए वो आबनाए हरमुज़ में तजारती और फौजी जहाजों को निशाना बना रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड की उन कार्रवाइयों की नौइयत गैर मामूली रही, क्योंकि उनमें न सिर्फ लड़ाका तैयारे और बहरी जंगी जहाज इस्तेमाल किए गए, बल्कि फजाई ड्रोन्स के साथ पहली मरतबा समुद्री ड्रोन्स भी इस्तेमाल में लाए गए। उन हमलों के दौरान ईरान की फजाई दिफाई निजाम, साहिली रेडार तंसीबात, मिसाइल लॉन्चिंग सलाहियत, ड्रोन नेटवर्क और छोटी तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया गया, जो खलीजी पानियों में तेजी से कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि ये तमाम अहदाफ ऐसे थे जो आबनाए हरमुज़ में बराह रास्त आलमी बहरी तजारत के लिए खतरा बन सकते थे। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि आबनाए हरमुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और ईरान को इस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल हासिल नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका मुमकिना तौर पर आबनाए हरमुज़ को चलाएगा और दावा किया कि ईरान ने अमरीका के साथ तय पाने वाले मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है और हम अब आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल संभाल रहे हैं। उन्होंने ईरानी जहाजों की आमदोरफ्त पर दोबारा पाबंदी आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीका को आबनाए हरमुज़ की हिफाजत का मुआवजा मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से रात भर ईरान में फौजी अहदाफ पर किए गए हमलों का हवाला देते हुए यह दावा किया कि अमरीका ने गुज़श्ता रात ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया और दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी जारहियत पर शदीद रद्देमल जाहिर किया और दावा किया कि उसने खत्ते में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात को हदफ बनाया गया, जबकि इतवार से अब तक 6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने इलाकों में हमलों या खतरात की इत्तला दी है, जिनमें कतर, ओमान और यूएई भी शामिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक बयान के मुताबिक उर्दन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह किया गया, जबकि कुवैत में एक अमरीकी रेडार साइट और रॉकेट लॉन्चर निजाम को निशाना बनाया गया। इसी तरह ओमान में उन प्लेटफॉर्म्स पर हमला किया गया जो अमरीकी तैयारा बरदार जहाजों की मुआविनत करते हैं, जबकि कतर में लड़ाका तैयारों की देखभाल करने वाले एक अहम कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। खत्ते के ममालिक ने हालिया हमलों पर अपना शदीद रद्देमल जाहिर किया। कतर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वह अब सालिस का किरदार अदा नहीं करेगा और उसने ईरान को हालिया हमलों का जिम्मेदार ठहराया। यूएई ने भी अपनी फजाई हुदूद के बाहर मिसाइल खतरे की निशानदही की। बहरीन ने दावा किया कि उसने ईरान के कई फजाई हमलों को नाकाम बनाया। उर्दन ने मिसाइल हमलों की तस्दीक की। ओमान ने कहा कि उसे ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। बाद में कुवैत की फौज ने भी हमलों से होने वाले नुकसान की इत्तला दी और बताया कि उसकी तेल की तंसीबात पर हमले के नतीजे में एक कारकुन जख्मी हुआ। ओमान ने इस सूरत हाल पर एहतजाज करते हुए ईरानी सफीर को तलब किया, जबकि ओमान में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की। ये जंग फैलने के खदशात अब हकीकत में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती बागियों ने यह इल्जाम आयद किया है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर बमबारी की है और यह बमबारी एक ऐसे वक्त पे हुई जब ईरानी तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, जिसे इस बमबारी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब यमनी हुकूमत ने यह दावा किया कि यह बमबारी सऊदी अरब ने नहीं बल्कि उसने की। इस दौरान बरतानवी वजारत दाखिला ने यह तस्दीक की कि वह ईरान की पासदारान इनकलाब को कलअदम करार देने जा रही है। बरतानिया का यह फैसला मानी खेज है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक का यह मौक़िफ़ रहा कि आबनाए हरमुज़ आलमी कवानीन के तहत दुरुस्त नहीं है। इस पूरे मंजरनामे में आबनाए हरमुज़ अब भी ईरान अमरीका कशीदगी का मरकज है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि यह बहरी गुजरगाह तमाम आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन अमरीकी सेंटकॉम ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि रास्ता खुला हुआ है और ईरान को उस पर कोई इख्तियार नहीं। इसके बावजूद जमीनी हकायक कुछ और तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इस अहम गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में नुमाया कमी आई है और एक दिन में सिर्फ चंद जहाज ही इस रास्ते से गुजर सके। ईरान का कहना है कि उसने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने वाले जहाज को निशाना बनाया और खबरदार किया कि इस वाक़े के जवाब में अगर कोई मजीद कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ में कशीदगी का असर दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों और सिफारतकारी पर भी हुआ। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इल्जाम आयद किया कि अमरीका के दबाव के बायस ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमुज़ में आमदोरफ्त के इंतजामात पर इत्तफाक नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात खास तौर पर एक मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 पर मरकूज थे, लेकिन अमरीकी मुदाखलत के बायस पेशरफ्त रुक गई। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि अमरीका ने इस मफाहमती याददाश्त की कई शिकों की खिलाफ वर्जी की और इस मुआहिदे को अमली तौर पर बहरान में धकेल दिया। उनका कहना था कि ईरान ने कभी अपने वादों की खिलाफ वर्जी में पहल नहीं की, बल्कि अमरीका मुसलसल अहद शिकनी करता रहा, यहां तक कि मुआहिदे में दी गई 1 माह की मुद्दत भी मुकम्मल नहीं होने दी गई। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को अपने जौहरी तंसीबात तक रसाई देने के लिए तैयार नहीं है, जो इस बात की इलामत है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का बहरान मजीद गहरा हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी को रोकने के लिए फौरी तौर पर अमरीका और ईरान दोनों से राबिता किया और अपनी सालसी की कोशिशों को तेज किया। पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन पर जोर दिया कि वह खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए तमाम वादों और मुआहिदों की पासदारी करें और अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करें। पाकिस्तान हमेशा से इस उसूल मौक़िफ़ पर कायम रहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। चुनाचे जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन और बहरी रास्तों की आज़ादी पर भी यकीन रखता है और इस पस मंज़र में ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना पाकिस्तान के नज़दीक एक ऐसा इक़दाम है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ये भी यकीन रखता है कि आबना हरमुज़ दुनिया की मईशत के लिए लाइफ लाइन की हैसियत है और वहां जहाज रानी में खलल डालना या ताकत का इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और सरासर ज़्यादती है। अमरीकी फौजी हलकों में भी मौजूदा सूरत हाल पे खुल के बात हो रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कमांडर जनरल रिटायर्ड फ्रैंक मैकेंजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमरीकी सदर हुक्म दे तो अमरीकी अफवाज आबना हरमुज़ का कंट्रोल संभालने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मकसद के लिए ईरान के जजीरा खारिग पर कब्जे का एक मंसूबा भी ज़ेर गौर आ सकता है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अमरीकी बहरिया इस किस्म का इकदाम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और तशवीशनाक पहलू ईरान की जौहरी तंसीबात की सलामती है। रूस ने खबरदार किया कि किसी भी जौहरी तंसीब पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगा और उसे जुर्म तस्वुर किया जाएगा। कुछ इत्तलात में यह दावा भी किया गया कि हालिया हमलों में बूशहर तंसीब को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरानी हुकाम ने उन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि उस तंसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी मईशत और तवानाई के शोबे में खास तौर पर मुरतब हो रहे हैं। पीर के रोज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा इजाफा देखा गया, जहां ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $79 फी बैरल तक पहुंच गई। ये इजाफा इस बात का इशारा है कि आलमी मंडियां इस सूरत हाल का इंतहाई संजीदगी से जायजा ले रही हैं, क्योंकि आबना हरमुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट बराह रास्त तेल की तरसील को मुतासिर करती है और उसके असरात पूरी दुनिया महसूस करती है। यूं एक वक्त में एक तरफ अमरीका अपनी फौजी मौजूदगी के जरिए बहरी रास्तों को खुला रखने का दावा कर रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के नाम पर शदीद रद्दमल जाहिर कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी महदूद रहेगी या एक बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इस दौरान एक नुमाया पेशरफ्त यह हुई कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ हालिया हमलों में बहरी ड्रोन्स वन वे अटैक सी के इस्तेमाल की तस्दीक की है। ये समुद्री ड्रोन्स दरअसल ऐसी खुदकार कश्तियां हैं जिन्हें एक मखसूस हदफ को निशाना बनाने के बाद तबाह होने वाले मिशन के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें रिवायती बहरी जंगी वसाइल के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन की दिफाई सलाहियत को कमजोर किया जा सके और अहम बहरी रास्तों को महफूज बनाया जा सके। अमरीका आबना हरमुज़ में अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगरचे अमरीकी हुकाम ने इन ड्रोन्स की मखसूस मॉडल की तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन कोरिसियर नामी एक समुद्री ड्रोन इस हवाले से नुमाया मिसाल के तौर पर उभरा। यह तकरीबन 24 फीट लंबी कश्ती है जो 40 मील पर आर की रफ्तार से सफर करती है और सैकड़ों किलोग्राम वजन उठाने की सलाहियत रखती है। उसमें नस्ब जदीद कैमरे, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स उसे न सिर्फ निगरानी बल्कि इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने के काबिल बनाते हैं। और माहिरीन के मुताबिक इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं बल्कि ये इमदादी कार्रवाइयों में भी कारआमद साबित हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल ओमान के साहिल के करीब पेश आने वाला वाकया है, जहां एक अमरीकी हेलीकॉप्टर के हमले को बचाने के लिए समुद्री ड्रोन इस्तेमाल हुआ और उस कार्रवाई में हमले के अरकान को चंद घंटों के अंदर बाहिफाजत निकाल लिया गया, जो इस टेक्नोलॉजी की अफादियत को जाहिर करता है। आलमी सतह पर भी समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को रूसी बहरी जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जिनमें धमाकाखेज मवाद नस्ब किया गया था। इसी तरह यमन के हूती बागियों और ईरान की जानिब से भी इस नौइयत की ड्रोन कश्तियों के इस्तेमाल की इत्तलात सामने आई। माहिरीन का कहना है कि जदीद बहरी जंग में ये ड्रोन्स कम लागत और ज्यादा मौसर होने के बायस तेजी से मकबूल हो रहे हैं। ये दुनिया अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां रिवायती जंगी तरीकों के साथ साथ
जदीद और खुदकार निजाम मरकजी किरदार अदा करेंगे। और इस दौरान एक अहम पेशरफ तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में होने वाला नेटो का सरबराही इजलास था, जो सिर्फ एक सिफारती इज्तिमा नहीं बल्कि ताकत के नए तवाजुन की झलक बन के उभरा। यूरोप में रूस यूक्रेन जंग और मशरक़ वस्ता में ईरान अमेरिका जंग ने मशरक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल की जानिब धकेला, जबकि बहरे अस्वद आलमी कशमकश का नया मरकज बनता जा रहा है। इन हालात में तुर्किया की मेजबानी खुद इस बात का ऐलान थी कि उसे अब मजीद नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। ये इजलास तुर्किया के लिए सिर्फ एक एजाज नहीं बल्कि इम्तिहान भी था, जिसमें तुर्किया बज़ाहिर कामयाब दिखाई दिया। एक वक्त था जब तुर्किया कभी सिर्फ नेटो के जनूबी महाज तक महदूद था, लेकिन आज ये मुल्क दिफाई सनत, सिफारतकारी और इलाकाई इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस इजलास की सबसे अहम पेशरफ्त अमेरिका की जानिब से तुर्किया पर आयद पाबंदियों के मुमकिन खात्मे और F-35 प्रोग्राम में वापसी के इशारे थे। चंद साल पहले तक यही ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार थे, जब तुर्किया ने रूस से S-400 निजाम खरीदा, लेकिन खत्ते में तब्दील होते हुए हालात ने अमेरिका को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने पर मजबूर किया। और इस तब्दीली की सबसे अहम वजह रूस यूक्रेन जंग है, जिसने तुर्किया की जोग्राफियाई और सिफारती अहमियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ तुर्किया की तरक्की करती दिफाई सनत ने उसे खरीदार से सप्लायर में तब्दील कर दिया है, लेकिन हालिया पेशरफ्त खित्ते के तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल नहीं। यूनान को खदशा है कि तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त बुहेराए एजबेस्टन में ताकत का तवाजुन तब्दील कर देगी, जबकि इसराइल को तुर्किया की बढ़ती हुई अस्करी और सियासी कुव्वत पर शदीद तशवीश है, जिसका वो एक से ज्यादा बार बरमला इजहार कर चुका है। इस पूरे मंजरनामे में यह सवाल है कि क्या यूरोप तुर्किया को अपने दिफाई ढांचे में मुकम्मल तौर पर शामिल करेगा। निस्फ सदी से जायद अरसे से जारी यूरोपीय यूनियन की रुकनीत का मामला अब नई अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि मौजूदा हालात में तुर्किया को नजरअंदाज करना खुद यूरोप के लिए मुश्किल हो सकता है। हकीकत यह है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, बल्कि वो ममालिक ही आगे बढ़ रहे हैं जो अस्करी ताकत, मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती लचक को यकजा कर रहे हैं। और तुर्किया हालिया वर्षों में उस फहरिस्त में नुमाया हुआ। यूं अंकारा का इजलास एक नए दौर का आगाज है, जिसमें खत्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील करने का अहम इशारा है। इस दौरान इसराइल में आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया और 27 अक्टूबर को इसराइली अवाम नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। और इस बार का इंतखाबी मार्का सिर्फ दाखिली सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि उसका दायरा कार खत्ते में जारी जंगों और सिक्योरिटी सूरत हाल तक फैला हुआ है, जहां इंतखाबी मुहिम का एक हिस्सा सरहदों के बाहर भी लड़ा जा रहा है। इसराइल के अंदर जलसे, मीडिया मुहिम और सियासी बनात अपनी जगह, लेकिन एक और मैदान फलस्तीनी मकबूजा इलाकों में भी गर्म है, जहां फौजी कार्रवाइयों और आबादकारों की सरगर्मियां इंतखाबी सियासत से जुड़ी नजर आती हैं। यह तासुर आम है कि खत्ते में तशद्दुद और दबाव बढ़ने का बराह रास्त फायदा वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुक्मरान जमात को होगा। नेतन्याहू ने भी अपने तवील सियासी हिकमत अमली में इन हालात को अपने हक में इस्तेमाल किया और अब होने जा रहे इंतखाबात को उनकी पॉलिसीज के हवाले से एक तरह का रेफरेंडम करार दिया जा रहा है। इसराइल की मौजूदा पार्लियामान की मुद्दत 17 जुलाई को मुकम्मल हो रही है और कई दहाइयों बाद यह पहला मौका है कि किसी हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की है। और इस दौरान नेतन्याहू को अपने सख्त गिर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल रही, जबकि उसने अपने खिलाफ जारी करप्शन के मुकदमात के फैसलों को भी मौसर रखने में और मौखर रखने में कामयाबी हासिल की। अब इंतखाबात का ऐलान एक ऐसे वक्त में है जब सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इंतखाबात से पहले दाएं बाजू की जमातें अपने पसंदीदा कवानीन की मंजूरी में तेजी दिखा रही हैं, ताकि मुद्दत खत्म होने से पहले अपने अहदाफ हासिल किए जा सके। दूसरी जानिब नेतन्याहू एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत की बात कर रहा है, जो बज़ाहिर सियासी मुखालिफिन को मुतमईन करने की कोशिश है, क्योंकि राय शुमारी के जायजे ये इशारा दे रहे हैं कि इजरायली अवाम की एक बड़ी तादाद नेतन्याहू को अब इक़्तिदार से बाहर देखना चाहती है। और एक हालिया सर्वे के मुताबिक इजरायली अवाम की अक्सरियत समझती है कि हालिया जंग में ईरान को बरतरी हासिल हुई, जिसने नेतन्याहू को मकबूलियत के मेराज से नीचे गिरा दिया है। अब इस पूरे मंजरनामे में नेतन्याहू की अहमियत क्या होगी, बुहेराए अस्वद का मुस्तकबिल क्या होगा, आबनाए हर्ब कंट्रोल होगा, ईरान अमेरिका जंग का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, यमनी और हूथियों का मसला सऊदी अरबिया के साथ क्या हो सकता है, इस पूरे मंजरनामे पे मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो नई टेक्नोलॉजी इस वक्त जंगों में इस्तेमाल हो रही है या जो नई इख्तरा निकाली जा रही है, और दूसरा ये कि फॉल्स फ्लैग अटैक्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस जिद्दत पसंदी के दौर के अंदर जहाँ पे हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद होता है और उसका मालूम होता है जहाज़ कहाँ से उड़ा, कितने घंटे परवाज़ की, कहाँ पे लैंड किया, कहाँ पे अटैक किया, या कोई ड्रोन कहाँ से आया, कोई मिसाइल कहाँ से आया, उसका ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, इस बारे में दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमले हों और उसकी जिम्मेदारी हमला करने वाला कबूल ना करे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, और क्या इसकी बुनियाद के ऊपर छोटी गलतफहमी किसी बड़े अलाव को जला सकती है और उसमें पूरा खित्ता भड़का सकती है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
जैल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कतर कहता है कि हम इस सालसी में से बाहर निकल रहे हैं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं सालसी से। अब उनके जहाज़ के ऊपर अटैक होने की बात होती है, IRGC कहती है कि वहाँ पे ये माइन स्वेपिंग ऑपरेशन हमारा जारी व सारी था और उस इलाके से गुजरा। ये MOU की 5वीं शिक की खिलाफ वर्जी है, पहले 13वीं शिक की खिलाफ वर्जी हुई। अब मौजूदा सूरत हाल में कौन कहाँ जाए, किससे पूछे कि हमला किसने किया, किस नौइयत का किया, कौन से हालात में किया, किन पेचीदगियों के बायस किया, और उसका आउटकम 80 हमले, 85 हमले, उर्दन पे हमले, कुवैत पे हमले, कतर पे हमले, और फिर अमेरिका कहे कि अब आबनाए हरमुज का कंट्रोल हमने संभालना है। तो ये गुत्थी क्या है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही? जी बहुत शुक्रिया या साहब, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत ही जामे और काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टिपिकल सिचुएशन है फॉग ऑफ वॉर की। एक ये इस्तेलाह यूज़ होती है फॉग ऑफ वॉर की, कि फॉग ऑफ वॉर जब होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी पूरी क्लियर नहीं होती, और कई दफ़ा फ्रेंडली फायर से नुकसानात हो जाते हैं, कई दफ़ा कोई दूसरा करके तो उसको क्लेम कर लेता है। ये जो, लेकिन जो आप अपने इब्तदाइया में बात कर रहे थे कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है आजकल के ज़माने में, इससे मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अटैक किया जा सकता है, और ये ज़ाहिर होगा कि ये शायद किसी और जगह से हुआ है। इसी तरह किसी और जगह से अटैक होता है तो वो ईरान पे ब्लेम किया जा सकता है, ईरान पे अटैक हो तो वो ईरान किसी और पे ब्लेम कर सकता है। तो इसी तरह ये सारी की कन्फ्यूजन जो है ये इस जंग का हिस्सा है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जो आपने फरमाया, MOU की बात की और उसकी खिलाफ वर्जी की बात की, और अभी जो जंग की सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि आपको भी पता है कि जब हम MOU की बात करते हैं तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसने आगे जाके एक कॉन्क्रीट शक्ल लेनी होती है किसी एग्रीमेंट की। तो इसमें ये बात तय की गई थी कि अगले 60 दिन तक सारे जो इसमें जो फैक्शंस हैं वो बहुत तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेंगे और इसको एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन तक लेके जाएंगे। जहाँ तक MOU की मुख्तलिफ शिक्कों का ताल्लुक है, हर एक जो है अपनी अपनी मर्जी की शिक अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहा है। एक्चुअली आप एक शिक को इलादा तो रख नहीं सकते, आपने 1 से लेके 14 तक जितनी शिक्कें हैं सबको एक दूसरे से मिला के पढ़ना है और मिला के इंटरप्रेट करना है और मिला के ही आगे उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अभी आते हैं इस तरफ के जी ईरान ने हमला क्यों किया। मेरे ख्याल में ईरान जो हमला कर रहा है उसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि ईरान ने ये समझ लिया जंग के दौरान कि आबनाए हुर्मुज़ उनके पास मेन कार्ड है, एक ट्रम्प कार्ड है, एक बारगेनिंग चिप है इस जंग की, और वो उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ से स्लिप हो रही है, निकल रही है। तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए अपने कंट्रोल को, और ये जाहिर करने के लिए पूरी दुनिया को कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उस पे कंट्रोल जो है सिर्फ ईरान का है, किसी और मुल्क का नहीं, उन्होंने ये इकदाम। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपको याद हो, जब इमाम साहिब का जनाजा हुआ था तो उसमें बहुत सारे नारे लगे थे बदले के, लाल झंडे भी लहराए गए थे, और जो लीडरशिप है उन्होंने भी बयानात दिए थे कि हम बदला लेंगे। अभी जाहिर है बदला डायरेक्ट तो आप जाके ट्रम्प से या नेतन्याहू से शायद ना ले सकें, या उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपने अगर बदला लेना है तो उसका फिर एक ही तरीका नज़र आता है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट को और अमेरिकन एलाइज को अटैक करें। और जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो ईरानियन जो पॉपुलेशन है, ईरानियन सिटीजन्स हैं, उनको ये बताया जाए कि ये देखें हम अपना बदला ले रहे हैं और अपनी जो रिट है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा कतर के बारे में जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। कतर एक वो कंट्री है कि जिनके पास इनके फंड्स पड़े हुए हैं ईरान के, और वो आमादा हो गए थे देने के लिए, और दैट इज़ हाउ दे जॉइंट द नेगोशिएशंस। ये जो हमारा सारा ये MOU हुआ था और बाकी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अनवाइज था सऊदी अरेबिया के जहाज़ पे अटैक करना, कतर के जहाज़ पे अटैक करना इस दौरान के जब ये नेगोशिएशंस हो रही हैं। थोड़े सब्र व तहम्मुल के साथ इनको चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। फ्यूचर में ये होगा कि ज़ाहिर है कतर डिस्करेज हो गया, बाकी GCC कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्करेज हो जाएंगी जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ऑल्दो वो हमले जो हैं वो अमेरिकन बेसिस पे हो रहे हैं, और ईरान ने शुरू में कहा था कि ये हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे कि अगर वहाँ से ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं ये जगहें।
वो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है उन कंट्रीज़ में हमले हो रहे हैं, उनके लोगों को भी नुकसानात पहुँच रहे हैं। तो इस तरह जो ईरान है वो अपने साथी आहिस्ता-आहिस्ता खोता जा रहा है। अच्छा। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जनरल कि जो साहब, बड़े सब्र के साथ। आपने जी। आपने इस पूरे मंजरनामे का इहाता तो कर दिया, लेकिन ये जो कुछ नई चीज़ें खत्ते में हो रही हैं और उसी वक्त के अंदर हो रही हैं, वो एक ऐसा मंजरनामा बिल्ड कर रही हैं कि जिसको आम इंसान की आंख से नहीं देखा जा सकता। खबर ये मंजर आम पे आती है कि यमन के दारुल-हुकूमत सना के एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक हमला होता है, और हमला उस वक्त में होता है जब वहाँ पे एक ईरानी तैयारा जो है वो लैंड हो रहा होता है। हालांकि उस हमले में ईरानी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यमनी हूती उठते हैं और वो कहते हैं कि सऊदीया ने ये हमला किया। यमन की अपनी हुकूमत कहती है कि ये हमने किया। सवाल ये पैदा होता है, वो कहते हैं कि जवाब जल्द आ रहा है। अब एक तरफ वो टेंशन बिल्ड हो रही है, दूसरी तरफ ये है, और कुछ दिनों पहले हमें ये खबर सुनने को मिलती थी कि नेटो और अरब ममालिक मिलके ईरान के खिलाफ जाएंगे, और एक प्रॉक्सी जो ईरान की है, जैसे वो अपना मज़ाहमती या मकावमती ग्रुप कहता है, वो टेंशन के अंदर आ चुका है। तो फिर ये सूरत हाल तो आबना हरमुज से उठती उठती बाबुल मंदब तक जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या निकलेगा इसका हल? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमास जो है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है गज़ा का छोड़ रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि गज़ा के लोग बहुत तंग हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, नॉर्मल ज़िंदगी हो, उनको खाना-पीना मिले, उनके जॉब्स हों, उनके बच्चे जो मर रहे हैं, जो बीमारियाँ वहाँ पे हैं वो ख़त्म हो जाएँ, भूख ख़त्म हो जाए, इफ़लास ख़त्म हो जाए। अभी आते हैं ये हूतीज़ और ये जो सारा कुछ हुआ, इसमें मेरे ख़्याल में आपने जो बिल्कुल इब्तिदाइये में बात कही, वो सही है। सऊदी अरेबिया किसी सूरत भी ऐसा हमला नहीं कर सकता। हम्म। ये एक वजह शायद क्रिएट करने की, कैसिस बेलाय जिसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाबुल मंदब जो है, उसमें हूतीज़ जो हैं, उसको भी बंद करना शुरू कर दें या उसमें ऐसी कार्रवाइयाँ करना शुरू करें कि रेड सी की अच्छा, जितनी गुज़रगाह है, जनरल साहब, वो भी ये बंद। जरा आगे बढ़ने से पहले सर, कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले ये जरा इसको भी एलेबोरेट कीजिएगा सर कि ये सऊदीया को सूट क्यों नहीं करता। क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब 2019 के अंदर अरामको के ऊपर हमला हुआ था तो सऊदीया ने बहुत अच्छा सबक सीखा। अभी मौजूदा मंजरनामे के अंदर भी जब अरामको के ऊपर हमला हुआ तो सऊदीया को बताया गया कि ईरान ने नहीं किया, उसने फिर भी रिएक्ट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया। अब एक ऐसे वक्त में कि जब खित्ते के, अगर इन ममालिक को देखा जाए, मशरक़ वस्ता के जो यूएई ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं, इनकी मईशत मुतासर हुई है, इनकी सयाहत मुतासर हुई है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है, सऊदीया का उस तरीके से मुतासर नहीं हुआ। तो जो मुल्क एक ऑलरेडी बचा हुआ है और उसके ईरान के साथ ताल्लुकात भी ठीक हुए हैं, सिफारती महाज के ऊपर भी सिफारत खाने ओपन हुए हैं, उनके साथ उनकी पूरी जो है फ्लाइटें फिर से चलना शुरू हुई हैं, उनका डेलीगेशन गया अभी पिछले दिनों में जाके, तो वो उनके एलाय को इस वक्त खतरे के अंदर ला के अपनी सयाहत, अपनी मईशत, अपने 2030 के विजन के ऊपर हरफ क्यों लाएगा? जी, बिल्कुल आपने सही कहा जी। आपके सवाल का जवाब जो है आपके अपने ही एक्सप्लेनेशन में है। सबसे पहली बात ये है, सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री है कि जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने अभी मॉडर्नाइज़ होना है, इकोनॉमिकली डेवलप होना है और अपना इन्हिसार ऑयल से उठा के बाकी चीज़ों में करना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है ताकि रहती दुनिया तक सऊदी अरेबिया जो है ऑयल के अलावा बाकी जगहों पे, बाकी एरियाज़ में भी तरक्की करे और उनकी मईशत मजबूत हो और सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट ना रहे। सूट उनको इसलिए ये नहीं करता कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि खित्ते में बदअमनी हो। बदअमनी जब भी होगी उसका, ऑल्दो सऊदी अरेबिया जैसे आपने फरमाया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ज़्यादा रिच कंट्री है, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी जो इकोनॉमिक डेप्थ है वो शायद ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है जब खित्ते में ऐसी बात होगी, ऐसी बदअमनी होगी, ऑयल की तरसील पे फ़र्क पड़ेगा, तो इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया पे भी होगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि खित्ते में बदअमनी हो। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया कभी भी ये ईरानियन जहाज़ पे हमला क्यों करेगा? ये हमें सोचना चाहिए कि सऊदी अरेबिया कभी भी ईरानियन एक सिविल लाइनर के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा। अगर उन्हें करना भी होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो किसी मिलिट्री टारगेट पे करेंगे, वो एक सिविल एयरलाइनर पे या एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन पे नहीं करेंगे। अच्छा, फिर सर अब इसे एक दूसरी आंख से देखते हैं। चलें, यहाँ पे शर की आंख भी मौजूद रहती है और मुख्तलिफ नज़रिए भी मौजूद रहते हैं। एक लम्हे को आप तसव्वुर कर लें कि ये ईरान की ईमा के ऊपर यमनी हूतियों ने सऊदी अरब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ताकि सऊदी अरब को इस पूरे मंजरनामे में
घसीटा जा सके और एक अपनी तरफ का मंजरनामा बनाया जा सके, या एक प्रेशर टैक्टिक, एक पोस्चरिंग की जा सके? अगर ऐसा हो तब क्या होगा? जी, अगर ये पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक है, सऊदी अरेबिया को बीच में घसीटने की बात है, तो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया बहुत ही वाइज़ है। सऊदी अरेबियन लीडरशिप और उनके जो एडवाइज़र्स हैं विद इन दी सऊदी अरेबिया, बहुत सारी कंट्रीज़ के एडवाइज़र्स भी हैं। उनकी अपनी एक बहुत अच्छी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, और उसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का राब्ता भी उनके साथ हमेशा रहता है ऐसे मौके पे। पाकिस्तान की तरफ से भी उनको जो मशवरा होगा वो रिस्ट्रेंट का होगा, और वो कोशिश उनकी यही होगी, और सभी बाकी लोगों की भी, कि सऊदी अरेबिया इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, और सऊदी अरेबिया आखिर तक रेजिस्ट करेगा कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जब तक कि उनको बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो प्रॉब्ली, और जो क्लेम हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया इटसेल्फ पे हमले नहीं हुए। तो अगर सऊदी अरेबिया जंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये जंग जो है बढ़ सकती है, और ये पूरी जीसीसी कंट्रीज जो हैं फिर उस जंग की लपेट में आ जाएंगी, और ये फिर ग्रुप बन जाएंगे। अभी आते हैं नेटो की, जो आपने फरमाया था कि नेटो और अरब ममालिक जो है मिल के जंग करेंगे ईरान के साथ। मैं उस सिनेरियो को फिलहाल जो है मटेरियलाइज होता नहीं देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि नेटो और जो गल्फ कंट्रीज हैं मिलके ईरान के खिलाफ सफारा हो जाएंगी, बल्कि ये फुल फ्लेजेड वॉर जो है, ना अमेरिका की तरफ से ना ईरान की तरफ से फॉर द टाइम बीइंग हम देखते हैं। हम यही सारे, आप लोग, हम लोग सारे यही सोचते हैं कि ये जो फुल फ्लेज वॉर है ये दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है। उनके इंटरनल इश्यूज भी हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी हैं, ईरान के भी हैं और अमेरिका भी है के भी हैं। तो अमेरिका में तो अभी ये कि बिल भी पास हो गया कि वो अमेरिकन कांग्रेस की इजाज़त के बगैर बड़ी वॉर नहीं कर सकते। ईरान जो है उसके अपने भी इश्यूज हैं, उसकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है सारी ऑयल पे, और अगर ये जंग बढ़ती है और आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है और फिर से ब्लॉकेट हो जाता है, तो फिर ये इकोनॉमी के ऊपर जो है सारी दुनिया के असर होगा, और ईरान की इकोनॉमी भी उससे मुतासर होगी जो कि ऑयल डिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज़ के लिए एक लंबी वॉर, एक बड़ी वॉर जो है सूट नहीं करती। ये टिट फॉर टैट काइंड ऑफ जो छोटे मोटे हमले हैं ये शायद जारी रहें, बट एट द सेम टाइम अभी तक निगोशिएशन जो है वो ढीरेल नहीं हुई है। मेरे ख्याल में वो अभी भी चांस है कि दोबारा से बहाल हो जाए। तो इस वक्त बहरा असवद का मुस्तकबिल क्या होगा, बहरा अहमर का मुस्तकबिल क्या होगा, आबना हरमुज के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, सालिसों के किरदार क्या होंगे, और यमनी हूथियों और सऊदी अरब का मसला किस तरफ को इस पूरे मंजरनामे को लेके जाएगा, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। एयर मार्शल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एयर मार्शल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, आप इसका इहाता किन अल्फाज में करते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त किस टेंशन का शिकार है या किस तरफ को राग़िब है? बातें ही सामने आती हैं कि नेटो और अरब ममालिक मिल के ईरान के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। बात यह भी सामने आती है कि आबनाए हरमुज का कंट्रोल जो है वो अमेरिका संभाल लेगा। इसमें से मुमकिनात क्या हैं, साजिशी थीरी क्या है और मफरूजात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जब हमारा ये MOU हुआ था ईरान का और अमेरिका का, तो पाकिस्तान ने एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया जिसको सब एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बड़े अनआंसर्ड थे और जिनमें एक तशवीश पाई जाती थी काफ़ी सारी इंटरनेशनल सर्कल्स में। और मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि इजराइल जो है उसका क्या स्टांस है। और इजराइल इस मुआहदे से बिल्कुल खुश नहीं था। वो कल भी स्पॉइलर था और वो आज भी स्पॉइलर है और स्पॉइलर रहेगा, क्योंकि वो तमाम अहदाफ, वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो इजराइल अचीव करना चाहता था इस जंग से, जिसके लिए वो पिछली कई दहाइयों से अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा था, और उसी की एक आप कहें कि इन्फ्लुएंस और प्रेशर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये अटैक किए और इतनी देर तक अब इस जंग को सस्टेन किया। इतने ह्यूमन और मटेरियल लॉसेस और कॉस्ट उसने बर्दाश्त की। दो के ईरान को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने पिछली कई दहाइयों में इतने जहाज़ों का नुकसान हुआ हो या इतना कॉस्ट की उनको डैमेज हुआ हो। और इसराइल को जो एक मिथ थी कि वो इम्प्रेग्नेबल है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता आयरन डोम की वजह से, तो वो चीज़ भी हुई और वो मिथ भी ख़त्म हुई। और वो उसकी वजह ये थी कि ईरान जो है वो उसका रिस्पांस बड़ा रेजोल्यूट था।
और ईरान ने अपनी सफरिंग और सेक्रीफाइसेस को बर्दाश्त करते हुए एक बहुत मुतहर्रिक तरीके से रिस्पॉन्स दिया और कॉस्ट ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा की इसराइल के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, और उन इत्तेहादियों पे जो अमेरिका का साथ दे रहे थे और जो होस्टाइल नेबर्स थे, और आज भी वो उनको रिस्पॉन्स दे रहा है। और उनको एक तशवीश है कि इतना जो अरबों डॉलर्स का उन्होंने दिफा अमेरिका का लगाया हुआ है, उसका क्या फ़ायदा है जबकि वो ईरान के इन मिसाइलों से उन्हें नहीं बचा सकता। हैविंग सेड दैट, अब चूंकि इसराइल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं हुए थे, तो ये अमन जो है इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल था, और इसको इसी हद तक वो चल सकता था जितना वो इस वक्त चला। और उसके बाद क्योंकि इसराइल जो है वो लेबनान में अपनी कार्रवाइयां कर रहा है और करता रहेगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव है और वो ग्रेटर इसराइल का ऑब्जेक्टिव है। और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत मुतहर्रिक भी है, बहुत पावरफुल है, बहुत फोर्सफुल है अमेरिका के अंदर भी। अगर डोनाल्ड ट्रंप के अपने बस में होता तो शायद वो एक हफ्ते के अंदर जंग खत्म कर देते, लेकिन ये इतना ज्यादा था ज़ायनिस्ट लॉबी का कि उन्होंने कंटिन्यू रखा और अपने इलेक्शन को दांव पे लगाते हुए उन्होंने तमाम नुकसान बर्दाश्त किए। और आज भी अगर आप अमेरिका में जाएं और लोगों से बात करें उधर की लोकल पॉपुलेशन से, वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी थे या उनका साथ देते थे, वो भी, और डेमोक्रेट्स तो डेफिनेटली जो कांग्रेस में मौजूद हैं, वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट किस्म के सवालात हैं कि जिनसे वो पूछना चाह रहे हैं ट्रंप से, किसकी जंग थी ये, हमने जंग जो लड़ी ये हमारी जंग थी या इसराइल की जंग थी, और हमने इतना जो अपने जवानों का नुकसान बर्दाश्त किया और इतने जहाज, तकरीबन 44 जहाज हमारे जो हैं वो तबाह हुए, वो किसके लिए थे। तो आज भी वो सवाल पूछे जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आज किसी तरह से भी कोई एक पॉपुलर वोट एंजॉय करते हैं और अमेरिका की पब्लिक उनका साथ दे रही है। सर ये बताइए, जब आप ये मानते हैं कि इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो 1 घंटे में इस जंग से निकलना चाहेगा, लेकिन बात यह है कि ये जंग फायदा किसको दे रही है जब आपको सिर्फ मौजूदा अहदाफ हासिल ना दिखाई दे रहे हों और आपको मुस्तकबिल में भी ना दिखाई दे रहे हों और उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, तो फिर ये जंग किसके फायदे में है। ये कहा जाता है, एक तासुर है कि एक स्पॉइलर तबका जो है वो ईरान के अंदर भी मौजूद है, एक स्पॉइलर तबका जो है वो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है जो चाहता है जंग जारी रहे। लेकिन ईरान वाले कहते हैं कि वो स्पॉइलर तबका हो कौन सकता है जो ये चाहता है कि जंग जारी रहे, क्योंकि जंग जारी रहने की सूरत में मईशत को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होने की सूरत में आपने जो पैसा दिफा के ऊपर खर्च करना है वो कम होगा। तो ये जंग उनको सूट किस तरीके से करती है, तो जंग सूट तो उस तरीके से करती है कि आप हमले करते रहें और आपको डॉलर्स मिलते रहें। तो वो कहते हैं कि उसका उल्टा नुकसान होगा, तो हमारे यहां स्पॉइलर क्या है। तो फिर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्पॉइलर कौन है और जिनके लिए ये जंग सूदमंद है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इस जंग का इसराइल है, और जितनी अनसर्टेनिटी इस खित्ते में रहेगी, इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उतने ही बेहतर तरीके से हल होते रहेंगे। वो अपने आप को ज्यादा वसी करता रहेगा और ज्यादा टेरिटरी वो ऑक्यूपाई करता रहेगा और उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। उसने बड़े एक प्लान तरीके से कई दहाइयों से अरबों को आपस में लड़ाया है, अरबों को जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ाया है। और अगर आप देखें तो ईरान की एक बोगी उन्होंने बनाई हुई है, जबकि ज्यादा नुकसान जो है अरबों को या इस मिडिल ईस्ट को वो इसराइल ने दिया है या अमेरिका ने दिया है। ईरान ने आज तक कोई ऐसी एक्शन नहीं किया, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं किया कि वो किसी तरह से किसी की सॉवरेनिटी को उसने चैलेंज किया हो। इवन वो न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। JCPOA को जो सेबोटाज किया वो भी अमेरिका ने किया। उसके बाद कतर की जो टॉक्स हो रही थी वो भी उन्होंने की, ओमान की टॉक्स थी उनको भी उन्होंने किया, और आज जो इस्लामाबाद MOU है उसको भी सेबोटाज उन्होंने ही किया है। क्योंकि ईरान का ये कहना कि ईरान ने जो है शिप्स पे अटैक किया, तो उसके बाद हमें अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं मालूम कि वो शिप्स जो थी वो क्या थी, किनके कंटेनर्स थे, फ्लैग लगे हुए थे, सऊदीया के फ्लैग लगा हुआ था, कुवैत का। वो किसी तरह से भी एक भोगी के तौर पे या एक आप कहेंगे डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ईरान को मूरद इल्ज़ाम ठहरा के उसके बाद एक बहुत बड़ी लहर जो इन्होंने शुरू की, उससे ये लगता था कि दे वर लुकिंग फॉर सम रीज़न कि ये अपने अटैक्स दोबारा से शुरू करें और दोबारा से ये हमले करके हॉर्मुज़ जो है उसका ब्लॉकेट किया जाए, जो अमेरिका ने आज कर दिया है। डेफिनेटली इसकी कॉस्ट जो है पूरी दुनिया को उठानी पड़ेगी, लेकिन इसका बेनिफिशियरी जो है मेनली वो इजरायली है। और सेकंड, अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो बेनिफिशियरी है। क्योंकि जब तक इधर अनसर्टेनिटी रहेगी,
जंग का एक माहौल रहेगा, तब तक अरब जो हैं वो जो जितने भी नेबर्स हैं ईरान के, वो तमाम हथियार लेते रहेंगे, और ये तमाम जितना एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल से लेकर जहां तक ईरान शुरू होता है उसकी बाउंड्रीज, वो तमाम जो है वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। उन्हीं के जहाज हैं इनके तमाम बेसिस पे जिन पे ईरान हमले करता है, उन्हीं के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जिनको ईरान टारगेट करता है, उन्हीं जगहों पे ड्रोन्स खड़े हुए हैं, या स्टेट ऑफ द आर्ट इनके जहाज खड़े हुए हैं, या रिफ्यूलर्स खड़े हुए हैं, या मेंटेनेंस के इक्विपमेंट है, या एयर डिफेंस की मिसाइल है पैट्रियट जो मौजूद है। तो ये तमाम इस खत्ते में ये चीजें अमेरिकन ही की मौजूद हैं, और उनके अलावा कोई और जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो इतना बड़ा सिस्टम होने का जो वजह है वो यही है कि उसका जो बेनिफिशियरी है वो इसराइल है, और सेकंड जो है वो अमेरिकन इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसने अरबों डॉलर के ये हथियार और एयर मार्शल साहब ये बताइए कि आपने सर आपने ये कहा कि इजराइल की प्लानिंग सारी की सारी है और उसको पाया तकमील तक अमेरिका ने पहुंचाया। सवाल ये कि F-35 पे उज़र इजराइल ने उठाया था और उसने कहा था तुर्की को ना दें, वो तुर्की के साथ फिर भी जो है उसका प्रोग्राम शेयर अमेरिका की तरफ से करने का इंदिया दे दिया गया, इशारा दे दिया गया, फिर उसकी वजूहात क्या दिखाई देती? देखिए वो वाला एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जो टर्किश ने S-400 लिए थे रशिया से, वो भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से F-35 का जो प्रोग्राम है उसको खत्म किया गया। हालांकि टर्की वाज अमंग द फर्स्ट आप कह लें कंट्रीज के जिन्होंने F-35 प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की थी, और उसके पायलट्स ऑलरेडी उधर ट्रेन हो रहे थे। उसका मेंटेनेंस क्रू जो है उसको ट्रेन होते हुए तकरीबन 2 साल तक हो चुके हुए थे, और उसको डेफिनेटली वो जहाज मिलने थे। लेकिन जब S-400 एक्वायर किया गया और उस पर एक परसिस्टेंस शो की गई टर्किश की लीडरशिप से की तरफ से, तो फिर उसके बाद ये जो F-35 का जो मुआहदा था इसको सबोटाज किया गया और ख़त्म किया गया। उसमें इसराइल का जो है इतना ज़्यादा रोल नहीं था। आई वुड से कि वो S-400 वाला एस्पेक्ट ज़्यादा था, क्योंकि सैंक्शंस लगाई हुई थी अमेरिका ने इन सिस्टम्स को रशिया के, और जिसको एक्वायर किया टर्की ने, जबकि वो एक नेटो कंट्री थी। जितना इस वक्त इक्विपमेंट टर्की के पास है, अगर आप देखें तो 90% से ज्यादा जो है वो अमेरिकन इक्विपमेंट है या वेस्टर्न इक्विपमेंट है जो कि नेटो स्टैंडर्ड का है। तो उनके ऊपर कुछ शराइत भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उन्होंने नेटो कंट्रीज ने वो इक्विपमेंट नहीं लेना जिनके ऊपर अमेरिकन की सैंक्शंस हैं। तो उन्होंने वो S-400 लिए, तो जिसकी वजह से उन पे वो रखा। बट नाउ अमेरिका ऑल्सो रियलाइज एंड यूरोपियंस ऑल्सो रियलाइज दैट टर्किश जो है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और चूंकि रशिया जो है उसके कुछ अजाइम है इधर, और उसको कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए टर्की के साथ रखना बहुत जरूरी है। यानी तुर्की के साथ ताउन रखना जो है वो बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मरसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पर मजीद बात करते हैं और मुख्तलिफ और जावियों के ऊपर मुफसल गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन है, तजिया कार है, IR एक्सपर्ट हैदर हयात खान मल्लज़ई। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर, इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, एक तरफ हमें बाबुल मंदब के अंदर भी टेंशन दिखाई दे रही है, एक तरफ आबना हरमुज़ का कंट्रोल जो है वो अमेरिका हासिल करने की बातें कर रहा है, एक तरफ कतर जो है वो अपनी सालसी को क्विट करने की बातें कर रहा है, एक तरफ हमारा डेलीगेशन जो है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में इस वक्त कतर के अंदर मौजूद है। तो ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं? क्या फुल फ्लेज वॉर का मंजरनामा है या अभी भी टेट फॉर टैट वाली पॉस्चरिंग है? या सर, अब तो लग रहा है कि शायद दोबारा चीजें फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुज़श्ता 2-3 रोज में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद अभी लगता नहीं है कि शायद चीजें मुस्तकबिल करीब में आसानी से जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। अब दोबारा ठीक ठाक टाइम लगेगा, और चूंकि पहले ही लैक ऑफ ट्रस्ट था जिस बुना पर चीजें बहुत स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब जो कुछ हुआ उसके बाद दोबारा दोनों जो ममालिक हैं उनको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो हालिया बयान दिया है, इसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक सिचुएशन बड़ी अजीब है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन एलाइज हैं उनको इस हवाले से लूप में नहीं लिया गया, और उनको लूप में लिए बगैर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। अब देखते हैं कि वो इस पर किस हद तक कायम रहते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये डे 1 से अमेरिका इस पर कंट्रोल नहीं रख सका, और अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ईरान की जो ज्योग्राफी है वो बहरहाल उसको बहुत ज़्यादा एज देती है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की जितनी भी ताकतें इकट्ठा हो जाएं बहुत मुश्किल होगा उनसे ईरान से
स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अच्छा लेना। हैदर, एक और ये बात Strait of बताइए Hormuz जो है, कि अमेरिका किस बुनियाद के ऊपर सिक्योरिटी फी वहां से वसूल कर सकता है, जबकि उसी बुनियाद के ऊपर वो ईरान को डिनाई करता है कि तुम्हारा ये इख्तियार नहीं बनता? एग्जैक्टली यही पॉइंट है ना। दुनिया अब इसके ऊपर बहस करना शुरू हो चुकी है कि अमेरिका तो डे वन से यह क्लेम कर रहा था कि यहां पर किसी तरह की कोई फीस नहीं होगी, कोई टोल चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अमेरिका किस बुनियाद पर अब ये बात करे, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जिनके हवाले से लोग पहले से डिस्कशन कर रहे थे कि अमेरिका की अपनी ख्वाहिश है कि यहां से कोई रेवेन्यू जनरेशन का कोई एक और जरिया उनके लिए पैदा हो, और उसमें वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर वहां से फीस चार्ज करेंगे। और आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने चीज वाजे कर दी कि हकीकतन अमेरिकन अप्रोच ये है, लेकिन उसके लिए जरूरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल। यासिर, आपने चूंकि इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ईरानियंस जो है उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। उनकी नेवी तो ये कहते हैं हमने 158 बोट्स उनकी शिप्स जो है वो तबाह कर दी हैं, तो उनकी नेवी अब स्टैंड नहीं करती। लेकिन IRGC के पास जो किलर बोट्स है, जिनको कामिकाजी बोट्स भी कहा जाता है, उनको इस तरह तबाह करना मुश्किल है। और उसकी तादाद जो पहले 6000 थी, अब बताया जाता है कि वो 8000 से ज्यादा किलर बोट्स इस वक्त ईरान लेकिन हैदर जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसमें तो हमें ये भी मालूम पड़ा कि अमेरिकन बहरिया ने भी वन वे जो ड्रोन किश्तियां इस्तेमाल की हैं वो भी कामिकाजी किश्तियों से मुमासलत रखती हैं, तो उधर मैदान के अंदर तो वो भी उतार चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो दुनिया के पास अब टेक्नोलॉजी है ना कामिकाजी बोट्स का। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि जो ज्योग्राफी है उस सारे एरिया में, उसमें ईरान को क्या सूट करता है। ईरानियंस जो इवन जो फिशिंग बोट्स हैं, ये उनके ऊपर भी निकल कर कंधों पर जो है ये रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो रखकर ये वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितने कार्गो शिप्स हैं, जो मिलिट्री शिप्स हैं, उनकी जो है वो पोजीशन और है। जो कार्गो शिप्स हैं उनको वो अपना दिफा नहीं कर सकते। अगर उनके फ्रंट पे जो उनका जो फ्रंट डेक है वहां पर किसी तरह की कोई वार्निंग शॉट भी आ जाए, तो ये तय है कि या तो उसने वहां पर अपना सफर बंद कर देना या उसने वापस मुड़ जाना है, क्योंकि एक तो वो बड़ा टारगेट है, इजीली उनको जो है वो लेकिन कथा कलामी के लिए हैदर माजरा चाहता हूं वो जो कतरी जहाज था जिसको कहा गया कि वो कतरी जहाज था और उसका पर्चा लगा हुआ था, उसको जो वार्निंग शॉट मारा था वो उसके फ्रंट डेक के ऊपर ही मारा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खलीजे ओमान वाले रास्ते से निकल गया था। उसकी रीजन ये है कि देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन है। पहली कंफ्यूजन तो ये कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ इस्लामाबाद का, अब जो एक अप्रोच सामने आ रही है वो ये है कि उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से बात हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कौन सा पोर्शन होगा, वो ओमानी होगा या ईरानी होगा, जो ईरान के कंट्रोल में तब तक रहेगा, उसके हवाले से कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई थी। तो एक अप्रोच ये कि शायद यहां पर कंफ्यूजन हुई है। अमेरिका का यह ख्याल था कि सिर्फ इसमें बात हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उस चंक की, जो नॉर्दर्न चंक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, जो ईरान का इलाका बनता है, उसकी बात हुई थी। ये जो कतरी जहाज था ये ओमानी साइड से आया, और ईरान का जो मुझे अप्रोच दिखाई दे रही है, मकसद सिर्फ वार्न करना था, उस जहाज को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसलिए वो जहाज जो है वो वहां से क्रॉस कर गया। लेकिन अदरवाइज अगर हम एक अपेरेंट व्यू लें और जनरली डिस्कस करें इसको, तो जितने कार्गो जहाज हैं ये इजी टारगेट हैं, ये साइज में बड़े होते हैं, इनके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर इस तरह, और फिर डेफिनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो भी कार्गो ये कैरेज जो लेकर जा रहे होते हैं उसकी अपनी एक कीमत है, तो वो जहाज इस तरह का रिस्क नहीं लेते। आप बाबुल मंदब का आपने जिक्र किया आगाज में, बाबुल मंदब में भी जब पहले मसला हुआ था तो बावजूद इसके कि वहां पर भी अमेरिका ने कहा था कि हम जो है वो आपको गारंटी देते हैं, हम सिक्योरली आपको इस पैसेज से गुजार देंगे, लेकिन दुनिया ने उस पैसेज को जो है वहां पर आने का रिस्क नहीं लिया। वो ऊपर से जो है वो अफ्रीका वाली साइड से नीचे से आते रहे हैं, एक ज्यादा उसकी कॉस्ट उन्होंने बेयर की, लेकिन ये रिस्क नहीं लिया। यहां पर भी जो ईरान की ज्योग्राफी ईरान को यहां पर एज देती है, उस बिना पर मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो अपने कंट्रोल में रखना, और अमेरिका के साथ पूरा यूरोप भी मिल जाएगा तो वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहरहाल ईरान की जो ज्योग्राफी है वो उसको जो है वो बहुत ज्यादा एज देती है, जिस बिना पर उससे कंट्रोल छीनना वो लगभग नामुमकिन है। उससे कंट्रोल छीनना लगभग नामुमकिन है। तो उधर दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं, यमनी हूतियों को फिर किसने छेड़ा है?
वो सऊदी अरब को कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने हमला किया है, वो कह रहे हैं कि हम आपको जवाब देंगे। सऊदी अरब इन हालात में और इन दिनों में यमनी हूतियों के ऊपर चाहे ना चाहे हमला करने की हिम्मत या हमला करने की प्लानिंग या हमला करके अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की गलती क्यों करेगा? अच्छा, मैं समझता हूँ कि अभी चूंकि इस हवाले से चीजें क्लियर नहीं है, सऊदी अरब के हवाले से भी कोई चीज क्लियरली जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आई, तो हम इसको उस तरीके से एड्रेस नहीं कर सकेंगे अनलेस सऊदी अरब की पोजीशन इस पर क्लियर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब का जो यमन का मामला था वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन इस जंग के अंदर हमने मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा है कि अरब ममालिक को इस जंग में झोंकने के लिए बहुत से फॉल्स फ्लैग्स हुए हैं, और वो इजराइल की जानिब से किए गए, इवन अमेरिका की जानिब से किए गए। तो ये उसकी भी अटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन तब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ सकती जब तक एक ऑफिशियल पोजीशन सऊदी अरब की इस हवाले से सामने ना आ जाए। जब तक सऊदी अरब की इस हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आती तब तक ये मंजरनामा क्लियर नहीं हो सकता। बसूरत दीगर हालात जिस नहज के ऊपर इस वक्त मजमूई तौर पे दिखाई देते हैं मशरक़, जिसमें बशमूल लाबना हरमुज़ और बशमूल बाबुल मंदब, ये आने वाले दिनों में सूरत हाल को मज़ीद गंभीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि बीच में से कोई बेहतर रास्ता निकले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया हैदर हयात खान ने इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।